जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों आज हम करेंगे पॉलिटी की वन शॉट क्लास पार्ट वन। क्या करेंगे? पॉलिटी वन शॉट। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। प्रेजी एक सेकेंड, राष्ट्रपति करेंगे। प्रेसिडेंट हमारे संविधान में पार्ट 5 में है, पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड पार्ट 5 में दे रखा है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो प्रेसिडेंट एक पार्ट है यूनियन एग्जीक्यूटिव का। तो आर्टिकल 52 की बात करते हैं अपन। आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। एंड कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं राष्ट्रपति के। तो इंडिया का फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट, फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। एंड फर्स्ट परमानेंट राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो राष्ट्रपति थे जिनकी डेथ ऑफिस के मतलब अपने कार्यकाल के दौरान उनकी डेथ हो गई थी। एंड डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी एक ओनली राष्ट्रपति थे देश के जो वो इलेक्शन उन्होंने लड़ा और सामने कोई अपोजिशन में कोई था ही नहीं, मतलब बिना कोई सामने और कोई बंदा था ही नहीं राष्ट्रपति की पोजीशन के लिए। तो वो अकेले थे वो बिना वो अनअपोज इलेक्शन जीत गए। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 53 के बारे में। आर्टिकल 53 क्या बताता है? आर्टिकल 53 बताता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करना, काउंसिल मिनिस्टर को नॉमिनेट करना, ये। आर्टिकल 54 में बात करते हैं इलेक्शन। इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी, जिन जिन में है जैसे दिल्ली आ गई, JNK एंड पुदुचेरी, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स। ओके, डन। आर्टिकल 55 में मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली इसलिए बोला क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसके मेंबर नहीं आते। और इंडिया में 6 स्टेट ऐसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब बाइक कैमरलिज्म है। कौन कौन से? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका। ये 6 स्टेट्स हैं, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 55 की। आर्टिकल 55 बताता है इलेक्शन का मैनर कैसे, मतलब में इलेक्शन कैसे होंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है। इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, मतलब इलेक्शन वोटिंग मशीन नहीं होती। इसमें क्या होता है? सीक्रेट बैलेट होता है। सीक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सीक्रेट बैलेट, मतलब वोटिंग मशीन वगैरह नहीं होती। अब ये मैं नहीं समझा सकता आपको, इतना याद रखना है क्योंकि इतना ही पूछते हैं। ठीक है। आर्टिकल 56 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 56 बताता है टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 साल है। आर्टिकल 57 बताता है एलिजिबिलिटी, इंडिया में कितनी बार भी आप राष्ट्रपति बन सकते हो, पर अमेरिका में आप सिर्फ 2 ही बार बन सकते हो। आर्टिकल 58 बताता है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ चलो आपको। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन बताता है प्रेसिडेंट की। तो मतलब प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या क्या बताई गई है कि 35 साल एज होनी चाहिए, सिटीजन हो, 35 ईयर एज, सिटीजन हो। सिटीजन कैसे भी हो सकता है? नेचुरलाइजेशन द्वारा और रजिस्ट्रेशन द्वारा। क्वालिफाई करे लोकसभा के मेंबर बनने के लिए।
क्वालिफाई करें मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, एंड नॉमिनेशन बाय एटलीस्ट 50 electors एंड 50 सेकेंडर्स, इनके द्वारा नाम नॉमिनेट कर दिया जाना चाहिए। अब आर्टिकल 59 के बारे में बात करेंगे, जो बताता है कंडीशन। आर्टिकल 59 क्या बताता है? कंडीशन, कि आप कोई भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप राष्ट्रपति बन गए तो क्या क्या कंडीशन होगी? कोई भी हाउस के आप मेंबर नहीं होंगे, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे, और जो भी आपके अमोल्यूमेंट्स हैं एंड अलाउंसेस हैं वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। आर्टिकल 60 क्या बताता है? आर्टिकल 60 बताता है ओथ। राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को ओथ दिलाता है सीजीआई। अब बात करते हैं आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 बताता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। इम्पीचमेंट वर्ड सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है और आप किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होता है? वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। ये राष्ट्रपति को आप 14 डेज का नोटिस दोगे, जिस भी हाउस में आया है वहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा, फिर दूसरे हाउस में, एंड इसमें सारे सिर्फ लोकसभा के मेंबर ही वोट डालेंगे इम्पीचमेंट के लिए, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। लोकसभा एंड राज्यसभा, सॉरी, पार्लियामेंट दोनों के मेंबर डालेंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। अब बात करते हैं आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 क्या बताता है? वैकेंसी। राष्ट्रपति की पोजीशन में वैकेंसी कैसे आ सकती है? उसके टर्म पूरा हो जाए, रेजिग्नेशन दे दे, रिजाइन किसको देगा राष्ट्रपति? वाइस प्रेसिडेंट को। रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, मतलब रिमूवल। डेथ हो जाए, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, एंड इलेक्शन को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ऐसे अपन राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब बात करें आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 बात करता है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। वीटो पावर, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास 3 टाइप की वीटो होती है, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास एक वीटो और होती है, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट वीटो क्या है कि आपने सीधा हाँ या ना कर दिया। सस्पेंसिव, आप कोई बिल आया, उसको आपने पार्लियामेंट के पास दोबारा भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए। अगर उन्होंने बिल वापस वैसा वैसा भेज दिया, कोई अमेंडमेंट कर दी, तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। पॉकेट, राष्ट्रपति ने ना बोली हाँ, ना बोली ना, मतलब अपने पास रख लिया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ओके। तो कोई वीटो पावर, एक बात याद रखना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1978, वो बोलता है कि राष्ट्रपति कोई भी वीटो पावर यूज नहीं कर सकता ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके। अब प्रेसिडेंट, आर्टिकल 201 बताता है प्रेसिडेंट की वीटो पावर ऑन स्टेट लेजिस्लेशन। वो मैं आपको गवर्नर कराऊंगा ना, या आप अपन स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे तब पढ़ लेंगे। अब मैं 2 इंसिडेंट बताता हूँ। 1986 में क्या हुआ? 1986 में प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया। पॉकेट वीटो किसके खिलाफ? पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के पास खिलाफ, अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, जो कि राजीव गांधी गवर्नमेंट लेके आती है। क्योंकि ये बिल क्या कर रहा था? रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। एंड देन 1989 में आर वेंकटरमन आर वेंकटरमन ने यूज करी थी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो, तो ये आप याद रखना। अब बात करते हैं आर्टिकल 123 की। ये बताता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति। ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ होती है 6 मंथ प्लस में 6 वीक्स, इससे ज़्यादा ऑर्डिनेंस नहीं होता। ये ना ही डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति, नॉट ए डिस्क्रिशनरी पावर। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है? जब
पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कानून बनाना पड़ेगा, तब राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास करता है। और आर्टिकल 200 बताता है गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, गवर्नर्स ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। देन अब हम बात करते हैं आर्टिकल 72, ये बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति, पार्डनिंग पावर। ये भी क्या नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, क्योंकि ये कैबिनेट लिख के देती है, राष्ट्रपति मान लेता है। इसे बोलते हैं राष्ट्रपति के डी जरिए हेड है, हेड ऑफ इंडियन स्टेट। एंड डी फैक्टो हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। पार्डनिंग पावर कितनी है अपने पास, पांच पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति के पास। पहली पार्डन, दूसरी कम्यूटेशन, तीसरी रेमिशन, चौथी रेस्पाइट, एंड लास्ट रिप्राइव। ओके, ये पांच पार्डनिंग पावर है। पार्डन मतलब कंप्लीट, आपसे आपको पूरा माफ कर दिया, आपको कोई सजा नहीं देनी पड़ेगी। कम्यूटेशन क्या होता है कि उस पनिशमेंट का नेचर चेंज कर दिया, जैसे क्या थी, डेथ सेंटेंस थी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। रिमिशन क्या है कि आपका सेंटेंस रिड्यूस कर दिया। रिस्पेक्ट क्या होता है कि कुछ स्पेशल केस के कारण आपका सेंटेंस कम कर दिया, जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका सेंटेंस स्पीड कम कर दिया। रिप्राइव मतलब कुछ टाइम के लिए आपकी सेंटेंस के ऊपर स्टे लगा दिया। ये होगी अपनी पार्डनिंग पावर ऑफ राष्ट्रपति। सारी क्या है, किसके रिटर्न एडवाइस पे होती है, कैबिनेट की। ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आती। आर्टिकल 200 बताता है गवर्नर क्या करता है। गवर्नर राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए एक बिल रख सकता है स्टेट का। एंड सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 बोलता है, सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 बोलता है कि एक स्टेट से भी ज़्यादा, मतलब दो तीन राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है। अब दो तीन राज्यों का एक गवर्नर होगा तो वो सोचेगा ये सभी राज्यों से मेरे को सैलरी मिलेगी। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 बोलता है कि कई राज्यों का एक गवर्नर हो सकता है, तो गवर्नर खुश होगा कि मेरे को सभी राज्यों से क्या मिलेगी, सैलरी। पर ऐसा नहीं है, फिर वो क्या होगा कि उनका प्रपोर्शन हो जाएगा। मतलब जैसे मान लो 1 लाख सैलरी है, 5 राज्यों का एक गवर्नर है, मान लो, ऐसा होता नहीं है, 2 राज्यों या 3 राज्यों का एक होता है, तो वो क्या कर लेंगे, 20-20 हज़ार आपस में डिवाइड कर लेंगे, ऐसे उसको सैलरी मिल जाएगी। ये अपना राष्ट्रपति कंप्लीट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो याद रख लेना। अब करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, इसकी हायरार्की याद रखना। सबसे पहले आता है नंबर 1 पे प्रेसिडेंट, नंबर 2 पे वाइस प्रेसिडेंट, नंबर 3 पे प्राइम मिनिस्टर, नंबर 4 पे गवर्नर, नंबर 5 पे फॉर्मर प्रेसिडेंट, नंबर 6 पे, नंबर 5A पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपने ही पहले होते थे, नंबर 6 पे CGI एंड स्पीकर, नंबर 7 पे कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड वगैरह वगैरह। तो आप ये 7 याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है। ये हो गया टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। ऐसे नंबर आगे भी, जैसे नंबर 7A पे भारत रत्न होल्डर, नंबर 8 पे CM एंड गवर्नर्स, नंबर 9 पे सुप्रीम कोर्ट जजेस, नंबर 10 पे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नंबर 11 पे कैबिनेट सेक्रेटरी, नंबर 12 पे चीफ ऑफ स्टाफ। ये क्या है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। अब अपन बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 64 क्या बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 की बात करते हैं। आर्टिकल 65 क्या बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट क्या है, राष्ट्रपति की तरह एक्ट कर सकता है, एक्ट एज प्रेसिडेंट। किस सर्कमस्टांसेस में, जब प्रेसिडेंट ऑफिस में ना हो या डेथ होगी, इसलिए। आर्टिकल 66 इलेक्शन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 67 टर्म के बारे में बात करता है, जो कि 7 ईयर है। आर्टिकल 69 ओथ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 68 वैकेंसी के बारे में बात करता है। ओथ कौन देता है, वाइस प्रेसिडेंट को।
सीए। वैकेंसी कैसे आ सकती है? टर्म पूरा हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया, रिमूवल निकाल दिया गया, डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। जो रेजिग्नेशन देगा राष्ट्रपति देता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट देता है राष्ट्रपति को। ये हो गया अपना सारा वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 70 क्या बोलता है? जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के काम करेगा तो उसको सारी फैसिलिटीज राष्ट्रपति की मिलेगी, ठीक है। एंड आर्टिकल 71 बोलता है कि कोई भी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड मैटर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। ये अपना वाइस प्रेसिडेंट हो गया। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। अब बात करते हैं अपन प्राइम मिनिस्टर की। तो चलो मैं देखो इंडिया में क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। सेंटर के बारे में बात करें, सेंटर में कौन है? प्रेसिडेंट, जो कि क्या है? डी जूरी हेड है, हेड ऑफ कंट्री है। एंड पीएम क्या है? डी फैक्टो, मतलब रियल हेड है एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट है। स्टेट में क्या है? गवर्नर एंड सीएम। सीएम क्या है? डी फैक्टो रियल हेड है। अब बात कर ले, अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड ओथ की। तो पीएम अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, टर्म फिक्स नहीं होता। एंड सीएम अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 164 में दे रखा है। सैलरी पीएम की कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। एंड सीएम की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पावर्स। 74 क्या कहता है आर्टिकल? पीएम क्या होता है? हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एंड वो एडवाइस देता है राष्ट्रपति को। यही आर्टिकल 163 क्या कहता है? सीएम होता है हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि गवर्नर को एडवाइस देता है। आर्टिकल 75 बता चुका हूँ। आर्टिकल 164 क्या है कि अदर मिनिस्टर्स अपॉइंट बाय गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ सीएम। ये अपना प्राइम मिनिस्टर और सीएम यही था, इतना ही था इंपॉर्टेंट, तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। ये क्या होता है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 आता है, जो कि बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ होगी 15% तक, अप टू 15% ऑफ लोकसभा फॉर सेंटर एंड अप टू 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर स्टेट। डन। अब बात करते हैं अपन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में लगभग कितने होते हैं? 60 से 70 मेंबर। कैबिनेट में होते हैं 10 से 15 से 20 मेंबर। कैबिनेट क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सभी पावर है वो थ्योरी में है, पर उनको असल में यूज कौन करता है? कैबिनेट यूज करता है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फंक्शन कौन डिटरमाइन करता है? कैबिनेट का। और कैबिनेट क्या क्या देती है? डायरेक्शन देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 74 75 में दे रखा है। 74 एंड 75 में दे रखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कैबिनेट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अब बात करते हैं अपन यूटी की। यूटी की काउंसिल मिनिस्टर की स्ट्रेंथ क्या होगी? 10% ऑफ इट्स असेंबली। अब बात करते हैं अपन कैबिनेट कमेटी के बारे में। कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट कमेटी क्या होती है? ये क्या करती है? बर्डन को रिड्यूस करती है, बर्डन को रिड्यूस करती है। ये स्मॉलर फॉर्म होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इनको ये डिवाइड के ये बनती कैसे है? अपने काम के हिसाब से बनती है, ठीक है। तो इनका नेचर क्या होता है? नेचर क्या है? ये क्या होती है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। ये दो टाइप की होती है, एड होक एंड स्टैंडिंग। एड होक क्या होती है? टेम्परेरी होती है, जैसे आज काम ज़्यादा है तो एक कमेटी ज़्यादा बनी, काम होती खत्म। स्टैंडिंग होती है, परमानेंट होती है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है? कैबिनेट कमेटी की ज़्यादातर कैबिनेट मेंबर होते हैं और कुछ नॉन कैबिनेट मेंबर भी बन सकते हैं। चेयरमैनशिप, चेयरमैनशिप के बारे में बात करें तो अगर प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट कमेटीज का मेंबर होगा तो एक्स ऑफिशियो का चेयरमैन बन सकता है। पर इसका एक्सेप्शन, ऐसी दो कमिटी उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। कौन सी है? कैबिनेट
कमिटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कुछ टोटल 8 इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज है, उनके नाम लिख देता हूं मैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, इसको सुपर कमेटी भी बोला जाता है, सुपर कमेटी भी बोला जाता है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एक हो रहेगी यार, कैबिनेट कमेटी ऑन कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ये अपना क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हो गया। अब बात करते हैं अपन पार्लियामेंट के सबसे बड़े चैप्टर के बारे में, पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े चैप्टर के बारे में पार्लियामेंट, मैं बोल रहा हूँ पार्लियामेंट के सबसे बड़े। आर्टिकल 79 से 122 इन पार्ट 5, क्योंकि पार्लियामेंट भी क्या एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, 3 इसके में होते हैं पार्ट, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है 250, राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, 238 कहाँ से आएंगे, स्टेट से एंड यूटी से, बाकी के 12 बचे नॉमिनेटेड होते हैं। डन। फिर बात करते हैं अब प्रेजेंट में कितनी स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, 245, तो 229 तो आते हैं स्टेट से, 4 आते हैं यूटी से, कौन सी यहाँ पे असेंबली है, दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, 12 होते हैं नॉमिनेट। अब क्या होता है कि जो राज्यसभा की सीट को एलोकेशन कौन से शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 4 में। अब राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा यूपी में, कितनी, 31 सीट, फिर महाराष्ट्र आता है 19 सीट के साथ, फिर तमिलनाडु आता है 18 सीट के साथ, एंड देन आता है अपने वेस्ट बंगाल एंड बिहार 16 सीट के साथ। लोकसभा एंड राज्यसभा नाम अपने कब अडॉप्ट किया था, 1954 में इंडिया ने लोकसभा एंड राज्यसभा नाम लिया था। अब लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 हो सकती है, पहले 552 थी, क्योंकि क्या हुआ, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है 2019 में, वो 2 एंग्लो इंडियन को रिमूव कर देती है, कि पहले 552 थे, तो इस अमेंडमेंट एक्ट से दो अब नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन, उनको हटा देती है। एंड इस अमेंडमेंट एक्ट से क्या होता है कि SC एंड ST का रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया जाता है टिल 25 जनवरी 2030 तक। अब लोकसभा में बात करें, 550 स्ट्रेंथ है, तो 530 आती है स्टेट से एंड बाकी की 20 बची आती है यूटी से। अब प्रेजेंट में कितने मेंबर है, 543, तो 530 स्टेट एंड 13 यूटी से। अब एक 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1988, उसने क्या किया, जो अपनी वोटिंग एज है ना 21 से 18 वर्ष कर दी। डन। एंड 17 लोकसभा से कोई भी एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट नहीं है। अब बात करते हैं ओथ। ओथ, MP की ओथ कौन से शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में लगभग सभी की ओथ मेंशन होती है। अब बात करते हैं MP की क्वालिफिकेशन, क्या क्या होना चाहिए, सिटीजन हो, राज्यसभा के लिए उम्र आपकी 30 साल हो, लोकसभा के लिए 25 साल। आर्टिकल 84 क्या बताता है, मिनिमम एज क्राइटेरिया बताता है, फिर आपको चुनाव लड़ने के लिए, जैसे पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडी होती है वो। आर्टिकल 84 क्या बताता है, मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, क्या है, पंचायत एंड
अर्बन लोकल बॉडीज की एज है 21 साल। लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा की एज है 25 साल। लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड राज्यसभा की एज है 30 साल। तो आर्टिकल 84 ये बताता है। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की। डिस्क्वालिफिकेशन कि आपको एमपी की पोस्ट से कैसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो तो आप पागल हो जाए यानी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट यानी बैंकक्रप्ट हो, आपने सिटीजनशिप गवा दी मतलब आप किसी और कंट्री के नागरिक बन जाते हो, या ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर आपको हटा दिया जाए। डिफेक्शन मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, उससे पहले एक मिनट रुको। सेव एंड डिलीट। अब मैंने बोला कि आपको एंटी डिफेक्शन लॉ के ग्राउंड पे भी हटाया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसको ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये दो चीज़ों के बारे में बताता है। अपन बात करते हैं स्प्लिट एंड मर्जर। स्प्लिट क्या होता है कि अगर 1/3 एंड इससे कम मेंबर, लेस मेंबर, एक पार्टी को छोड़ देते, जिस पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते और जीत जाते, तो उसको उन सभी को क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मर्जर क्या होता है, अगर 2/3 या उससे भी ज़्यादा और मोर मेंबर अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। देन अगर, हाँ ये हो गया डिस्क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं वैकेंसी की। वैकेंसी कैसी आएगी, अगर आपके पास डबल मेंबरशिप है तो आपको एक हाउस की मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। मतलब आप राज्यसभा के थे, फिर लोकसभा के चुनाव लड़े, अब जीत गए, इसलिए बाय डिस्क्वालिफिकेशन। बाय रेजिग्नेशन, या आपकी डेथ हो गई, या आप एब्सेंट हो लगातार 60 दिन से बिना बताए, बिना परमिशन लिए, या कोई अदर केसेस जैसे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया वॉइड, आपको हाउस से निकाल दिया गया है, या आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गवर्नर के लिए इलेक्ट हो चुके हो। अब बात करते हैं चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में होता है चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। एंड ये चेयरमैन के बारे में बात करते हैं आर्टिकल 89 में, राज्यसभा के हेड के चेयरमैन के बारे में। और चेयरमैन क्या डाल सकता है, कास्टिंग वोट डाल सकता है। अब बात करें स्पीकर के बारे में, स्पीकर ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 93। एंड डेप्यूटी स्पीकर भी लोकसभा में होता है। डेप्यूटी स्पीकर का काम यही होता है, जब तक स्पीकर है तब तक वो एक नॉर्मल एमपी होता है, यदि स्पीकर हाउस में नहीं है तो वो स्पीकर की तरह काम करता है। लोकसभा का स्पीकर आर्टिकल 93। इंडिया का फर्स्ट स्पीकर कौन था, जीवी मावलंकर। अभी स्पीकर की पावर क्या होती है, ये डिसाइड करता है मनी बिल, कि ये कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, या कास्टिंग वोट। प्रिसाइडेड जॉइंट सीटिंग होगी तो कौन प्रिसाइड करेगा उसको, स्पीकर। जॉइंट सीटिंग आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में जॉइंट सीटिंग बता रखी है, और उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर उसको प्रिसाइड करेगा। अब बात करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन फर्स्ट टाइम का वो आया, देखा गया 1969 एंड 1977 में लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन को वही प्रिविलेज मिलते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलते हैं। क्राइटेरिया की क्या होता है कि कम से कम 10% सीट होनी चाहिए आपके पास लोकसभा की। इसको क्या बोला गया, लीडर ऑफ अपोजिशन कॉल्ड एज अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बाय
बाय आइवर सॉरी आइवर जेनिंग। डन। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। पहला होता है समनिंग सेशन। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 85। ये कौन कंडक्ट कर रहा है? बाय प्रेसिडेंट। इसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट साल में 2 बार तो कम से कम मिलेगी, तो इसलिए तभी अपने पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं, विंटर, मॉनसून, बजट सेशन। राष्ट्रपति हर साल की पहली सिटिंग में सम्मन करता है या हर सेशन को सम्मन करता है। देन आता है अपना एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट सेशन क्या होता है? जब स्पीकर किसी सेशन को कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए रोक दे उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सेशन। नेक्स्ट अपना एडजर्नमेंट सिंडाई। इसमें क्या वो करता है? सेम है। इस एडजर्नमेंट में क्या था? स्पेसिफाइड टाइम, इसमें अनलिमिटेड टाइम के लिए। नेक्स्ट अपना प्रोरोगेशन। इसमें क्या होता है कि पूरा सेशन ही एंड कर दे कौन? राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट डिजोल्यूशन। अगर गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी खो देती है तो सरकार गिर जाती है, उसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। लेम डक सेशन। अब क्या होता है कि हर बार एमपी, मतलब लगभग मान लो 10 एमपी है चुने गए हैं, तो उनमें से 5 एमपी अगली बार भी चुनाव के लिए लड़ेंगे। अगर वो हार जाते हैं तो उनको लेम डक सेशन में बुलाया जाता है, उनके लिए होता है लेम डक सेशन। डन। अब बात करते हैं बिल लैप्स कब होता है। बिल लैप्स। बिल लैप्स सिर्फ 2 ही कारणों के कारण होता है, 2 ही कारण से हो सकता है। अगर मान लो लोकसभा से बिल ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से हुआ है? लोकसभा से, बट वो पेंडिंग है राज्यसभा में, तो भी बिल क्या हो जाता है? लैप्स हो जाता है। अगर बिल पेंडिंग है कहाँ पे? लोकसभा में, चाहे कहीं से ओरिजिनेट हुआ हो, चाहे राज्यसभा से हुआ, चाहे वो लोकसभा से हुआ, तो भी वो बिल लैप्स हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। ये पार्लियामेंट्री बड़ा है थोड़ा सा अपना, बाकी सब छोटे हैं। पहला क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर पहली बात बजट सेशन में नहीं होता, फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा में नहीं होता, एंड फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यू ईयर में भी नहीं होता। ये फर्स्ट आर होता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस। स्टेयर्ड, अनस्टेयर्ड एंड शॉर्ट नोटिस। स्टेयर्ड में क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है ये याद रखना। ग्रीन कलर कौन से के लिए होता है? स्टेयर्ड के लिए। अनस्टेयर्ड के लिए व्हाइट कलर। शॉर्ट नोटिस के लिए लाइट पिंक। एक येलो कलर भी होता है, वो होता है प्राइवेट मेंबर के लिए। ये हो गया अपना क्वेश्चन आर। नेक्स्ट आता है अपना 0R। ये क्या है? इंडियन इनोवेशन है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। इंडियन इनोवेशन ये कब से शुरू हुआ है? 1962 से। और ये जो पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर होते हैं ना, उनके लिए लाया जाता है, अर्जेंट इंपोर्टेंट पब्लिक इंपोर्टेंट मैटर के लिए। सॉरी। अब बात करते हैं अपन कुछ मोशंस की। क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन ये क्या होता है? ये जो डिबेट होती है ना पार्लियामेंट को, उसको छोटा करने के लिए, टू कट शॉर्ट द डिबेट। ये 4 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट है सिंपल क्लोजर, सेकंड है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, थर्ड है कंगारू क्लोजर, फोर्थ है गुलेटिन क्लोजर। और सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि जो मैटर ना वोट के लिए उठाए जाते हैं। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है? क्लोज उठाया उस पर डिबेट करती। कंगारू में क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्लोज उठाए जाते हैं डिबेट के लिए, बुलेटिन में सभी पास कर दिए जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिविलेज मोशन के लिए। प्रिविलेज मोशन ये क्या होता है? ये मेंबर के द्वारा लाया जाता है। अगर वह सोचता है कि ये मिनिस्टर क्या कर रहा है? पार्लियामेंट्री ब्रीच कर रहा है, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का ब्रीच कर रहा है,
इसलिए लाया जाता है, इसका कोई रीजन नहीं बताया जाता। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में क्या होता है कि ये लाया जाता है इंपॉर्टेंट मैटर को उठाने के लिए, इंपॉर्टेंट मैटर को उठाने के लिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये क्या करती है, अपोजिशन लेके आती है, उनको लगता है कि अब इनके पास मेजोरिटी नहीं है। अगर मान लो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए ना, तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है सेंश्योर मोशन। ये पूरी काउंसिल मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाता है और उसमें रीजन बताना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें अगर गवर्नमेंट लेके आती है कि हमारे पास मेजोरिटी है, उसमें वो दिखाने के लिए। लास्ट है मोशन ऑफ थैंक्स। ये आर्टिकल 87 में है। अगर ये भी लोकसभा में फेल हो गया तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशंस ये पब्लिक इंपॉर्टेंट के लिए होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए लाए जाते हैं। एंड एक चीज रखना, दो सभी रेजोल्यूशन मोशन होते हैं, पर सभी मोशन रेजोल्यूशन नहीं होते। ये तीन होते हैं: प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एंड स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशंस। अब बात करते हैं मनी बिल की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मनी बिल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 110। 109 में क्या बताया गया है? स्पेशल प्रोसीजर अबाउट मनी बिल। आर्टिकल 110 में दे रखा मनी बिल। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ये ना ही अमेंड और ना ही रिजेक्ट किया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। मनी बिल इंक्लूड क्या करता है? टैक्स रेगुलेशंस, बोरिंग ऑफ गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एक्सपेंडिचर चार्ज एंड मनी रेसिप्ट। ये क्या आते हैं अपने मनी बिल के अंदर। अब दो टाइप के बिल और होते हैं: फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल 1, ये है आर्टिकल 117 1 में। ये क्या सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है ऑन दी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है एज ऑर्डिनरी बिल। क्या होता है? सेम प्रोसीजर एज ऑर्डिनरी बिल। ये रिजेक्ट भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है बाई राज्यसभा के द्वारा। इसमें जॉइंट सीटिंग होती है। जॉइंट सीटिंग आर्टिकल 108, आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर फॉर मनी बिल, आर्टिकल 110 मनी बिल, आर्टिकल 111 वीटो पावर, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर। ये याद रखना आप। एंड प्रेसिडेंट इसमें सभी वीटो लगा सकता है। फिर आता है फाइनेंशियल बिल पार्ट 2। ये आता है आर्टिकल 117 क्लोज 3 में। ये भी ऑर्डिनरी बिल की जैसे ट्रीट किया जाता है। इसमें भी जॉइंट सीटिंग हो सकती है, कोई भी हाउस में आ सकता है। लाइट्स लेगी 1 मिनट। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 108 के बारे में। इसमें दे रखा है जॉइंट सीटिंग। जॉइंट सीटिंग कौन डिसाइड करता है? स्पीकर। तो जॉइंट सीटिंग में ये होता है, अगर मान लो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से एक हाउस किसी बिल पे अड़ दे कि हाँ हम पास नहीं करेंगे, या 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, तो उस पर जॉइंट सीटिंग आ सकती है। अगर 6 महीने से ज़्यादा कोई बिल ऐसी पड़ा ना, तो वो विदाउट हाउस के मतलब पास हो जाता है, वो 6 महीने से ज़्यादा पड़ो। अब जॉइंट सीटिंग सिर्फ 3 बार हुई हिस्ट्री में, वो याद रखना। पहली डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977, तीसरा प्रेजेंट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। कब कब हुई है आगे लिख देता हूँ मैं। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में बता रखी है। अभी तक 3 बार हुई सिर्फ हिस्ट्री में। पहला डाउरी प्रोहिबिशन बिल, दूसरा बैंकिंग सर्विस बिल, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल रिपील वाला है, ठीक है, 1977। तीसरा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002।
देन अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल 5 स्टेज में पास होता है। पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होती है? स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, कमिटी स्टेज एंड थर्ड कंसिडरेशन स्टेज। फिर थर्ड रीडिंग एंड फिर बिल जाता है सेकंड हाउस में एंड देन राष्ट्रपति साइन करके पास कर देता है। अब बात करते हैं बजट। बजट आर्टिकल 112 में है। और बजट वर्ड आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके भी स्टेजेस बता देता हूँ मैं। पहला क्या होता है? प्रेजेंटेशन दिया जाता है बजट का, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होता है, फिर स्क्रूटनी होती है बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा, फिर वोटिंग होती है ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, देन पासिंग होता है अप्रोप्रिएशन बिल के लिए, फिर होता है अपना पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। अब उस ग्रांट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट हो गया, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट एंड टोकन ग्रांट। अब बात करते हैं फंड। फंड 3 टाइप के होते हैं। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, डेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 में मेंशन है। फिर आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 266 में है। एंड देन आता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में है। ये इमरजेंसी के लिए बनाया गया, मतलब कभी आपातकाल में काम आए तो। इसका पर्स है 500 करोड़, ये आप याद रखना। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। ये पार्लियामेंट कंप्लीट हो गया अपना। नेक्स्ट अपना पार्लियामेंट्री कमिटीज, आर्टिकल 105 एंड 118 में है मेंशन है। ये ब्रिटिश ओरिजिन है इनका, मतलब पहले ब्रिटिश में थी, फिर अपन ने इनको देख ले लिया वहाँ से। 2 टाइप की होती है, एडहोक यानी टेम्परेरी के लिए, एंड स्टैंडिंग यानी परमानेंट के लिए। एडहोक भी 2 टाइप की होती है, इंक्वायरी एंड एडवाइजरी, वो नहीं पढ़ना। अब पढ़ते हैं अपन स्टैंडिंग कमेटी। पहली है एस्टिमेट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, ये 1921 में स्टेब्लिश की गई। इसमें 30 मेंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ, सारे लोकसभा के होते हैं फॉर 1 ईयर। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्ट होते हैं। फर्दर मेंबर एलिजिबल नहीं होते द्वारा, मतलब इस कमेटी के मेंबर बनने के लिए। एक बार बनने के बाद फंक्शन क्या होता है? बजट को एग्जामिन करना एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर को सजेस्ट करना। सेकंड, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 1964 में स्टेब्लिश की गई अंडर कृष्ण मोहन कमेटी। इसमें कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा प्लस 7 राज्यसभा फॉर 1 ईयर। और जिस जो इसका चेयरपर्सन होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही आएगा। एंड इसमें भी मिनिस्टर फर्दर एलिजिबल नहीं होते। इनका फंक्शन क्या होता है? पीएसयूज को एग्जामिन करना, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना उनको, एंड एडवाइजरी रिपोर्ट देना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, अकाउंट कमेटी, ये 1921 में बनी। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। स्पीकर इस मेंबर को अपॉइंट करता है। मिनिस्टर वही एलिजिबल दोबारा नहीं होता। इसका चेयरपर्सन क्या होता है? जनरली अपोजिशन होता है। ये चला आ रहा है, ना कि रूल नहीं, ये चलती आ रही है प्रथा, इसलिए वही चल रहा है। ये फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? ये क्या की रिपोर्ट को चेक करता है, इरेगुलरिटीज को डिटेक्ट करता है। अब बात करते हैं अपन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, ये 1993 में एस्टेब्लिश करी गई है अंडर रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी। इसमें टोटल 31 मेंबर होते हैं, टोटल 31, 21 लोकसभा से एंड 10 राज्यसभा से। ये 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? बिल को एग्जामिन करना, बजट को एग्जामिन करना। ये अपनी पार्लियामेंट्री कमिटीज कंप्लीट। अब बात करेंगे अपन स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में।
स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। ये पार्ट 6 में है एंड आर्टिकल 168 से 212 के बीच में। अब आर्टिकल 168 क्या कहता है, कंपोजिशन बताता है स्टेट लेजिस्लेचर का। इसमें क्या है, गवर्नर होता है एक, और किसी स्टेट में 2 हाउस होते हैं, किसी में 1 हाउस होते हैं, ये मैं बता रखा। अगर 2 हाउस होते हैं स्टेट में तो एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 स्टेट में, वो मैं बता चुका हूँ, ये ऑप्शन होती है। बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली मैंडेटरी है तो सभी राज्यों में। अब बात करते हैं 169 आर्टिकल की। ये क्या बताता है, क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 2 स्टेप प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट प्रोसीजर क्या होता है कि इसमें रेजोल्यूशन पास किया जाता है स्टेट असेंबली से बाय 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट इन वोटिंग एंड टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। एंड सेकंड प्रोसीजर क्या होता है कि पार्लियामेंट इसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं। अब बात करेंगे अपन लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में आर्टिकल 170 इनका कंपोजिशन के बारे में बताता है। स्ट्रेंथ कितनी होगी, मिनिमम होगी 60, मैक्सिमम 500, पर इसका एक्सेप्शन है। जैसे नागालैंड होगी जहाँ पे 40 है, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में 30 है, गोवा एंड मिजोरम में कितनी है, 40। ये पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है थोड़ी बहुत, ठीक है। और कंपोजिशन क्या है कि इसमें भी सीट रिजर्व कर की जाती है एससी एंड एसटी के लिए 2030 तक। एंड इलेक्शन कैसे होता है इनका, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, तो मतलब 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हो। थर्ड, कौन सा मेथड होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब बात करते हैं आर्टिकल 172 की कि ड्यूरेशन कितना होता है, जनरली 5 साल। लेजिस्लेटिव असेंबली परमानेंट बॉडी नहीं है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। आर्टिकल 169 में मेंशन है, ये परमानेंट बॉडी होती है राज्यसभा के जैसे। अब इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम क्या हो सकती है, 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन सॉरी, अब बात करते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन की। मैनर ऑफ इलेक्शन के लिए लोकल बॉडीज क्या करती है, लोकल बॉडीज होगी अपनी म्यूनसिपैलिटी, जिला परिषद, वो 1/3 मेंबर को इलेक्ट करती है। जो भी अपनी लोकल बॉडीज है, म्यूनसिपैलिटीज, जिला परिषद, वो इलेक्ट करती है 1/3 मेंबर को। देन जितने भी अपने एम एल एज वो इलेक्ट करते हैं 1/3 मेंबर को। जितने भी अपने ग्रेजुएट्स हैं वो इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर को। एंड जितने भी अपने टीचर्स हैं वो भी इलेक्ट करते हैं 1/12 मेंबर को। एंड गवर्नर अपने नॉमिनेट करते हैं 1/6 मेंबर को। देन अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। 1 मिनट में सेव कर लेता हूँ। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन दे रखी है आर्टिकल 173 में। सिटीजन होना चाहिए, एमएलए की एमएलसी की एज में आपको बता चुका हूँ। डिसक्वालिफिकेशन, ये आर्टिकल 191 में दे रखी है। कैसे कैसे, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड की बात कर लेते हैं। अगर वो क्या करता हो, ऑफिस हो, प्रॉफिट होल्ड करता हो, अनसाउंड माइंड हो, बैंक हो, और उसने फॉरेन सिटीजनशिप को ले लियो। देन बात करते हैं अपनी पार्लियामेंट्री लॉ की। कोई उसने इलेक्टोरल ऑफेंस किया हो, या करप्ट प्रैक्टिसेस की हो, या क्रिमिनल कन्विक्शन की हो। अब बात करते हैं डिफेक्शन की। एंटी डिफेक्शन लॉ मैं बता चुका हूँ। इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है, स्पीकर असेंबली में, चेयरमैन काउंसिल के पास। वेकेशन मतलब वैकेंसी कैसे आ सकते हैं, आर्टिकल 190। अगर उसने डबल मेंबरशिप ले रखी हो, रिजाइन कर दिया हो, डेथ हो गई हो, टर्म पूरा हो गया हो, इलेक्शन कोई वोट डिक्लेयर कर दिया हो, अगर वो 60 दिन से ज़्यादा बिना बताया हाउस नहीं है तो उसको भी वोट आ सकते हैं। एंड गवर्नर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के पद पे नियुक्त कर दिया गया हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। असेंबली में कौन होते हैं, स्पीकर
एंड डेप्यूटी स्पीकर। एंड रिमूव स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूव करना पड़ेगा और 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा पहले। स्पीकर की पावर वही सेम है सारी, मनी बिल डिसाइड करता है, कास्टिंग वोट देता है, डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है, हेड होता है इंपोर्टेंट कमिटीज का। काउंसिल में हेड कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। इसके पास सारी वही पावर होती है एक्सेप्ट मनी बिल को डिसाइड करने के लिए। अब सेशन में वो सेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सेशंस भी सारे वही सेम है जो राष्ट्रपति कंडक्ट कर रहे थे। समन्स हो गया, एडजर्नमेंट हो गया, एडजर्नमेंट सिंडाइन हो गया, प्रोरोगेशन हो गया, डिजोल्यूशन हो गया। मनी बिल के बारे में बात कर लेते हैं। मनी बिल क्या कौन से में, आर्टिकल 198 से 199। ये सिर्फ असेंबली में आएगा, गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर आएगा और फाइनल अथॉरिटी असेंबली के पास होगी। अगर मान ली काउंसिल में गया और 14 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो असेंबली पास कर दी तो हो जाएगी। और गवर्नर इसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता। अब गवर्नर वीटो पावर तीन तो वही सेम होगी, तीन तो वही सेम होगी। थर्ड है वो प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व कर सकता है, ये मैं बता चुका हूँ। एंड ये अपना होता है स्टेट लेजिस्लेचर कंप्लीट। अब बात करें जोनल काउंसिल के बारे में। जोनल काउंसिल ये क्रिएट की गई है पार्ट 3 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत। क्रिएटेड एज पार्ट 3 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। टोटल 5 थी इनिशियली, एक बाद में ऐड कर दी गई 1972 में। 5 कौन सी है, 4 एंड 5। नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, एक ही कर देता हूँ मैं, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन एंड सदर्न जोन। न्यू न्यू कौन सी करी थी, नॉर्थ ईस्टर्न जोन। नॉर्थ ईस्टर्न जोन में कौन से आएंगे, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है, मतलब 7 सिस्टर्स प्लस में सिक्किम, ये नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आते हैं। ईस्टर्न जोन में कौन से आते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। साउदर्न में कौन से आते हैं, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। वेस्टर्न में कौन आता है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूटी कौन सी, दादरा नगर एंड दमन एंड दीव। सेंटर में कौन आता है, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी एंड उत्तराखंड। नदर में कौन आता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जे एंड जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है। अब बात करें इनका फंक्शन क्या है, ये एडवाइजरी बॉडी है, इनका डिसीजन मैंडेटरी नहीं होता। एडवाइजरी तो मतलब सिर्फ ये डिसीजन दे सकती है, इनका डिसीजन मैंडेटरी नहीं होता। ये रिकमेंडेशन कौन कौन कहाँ कहाँ देती है, जैसे कॉमन इंटरेस्ट हो गया, जैसे सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में जो मैटर अपने कंसर्न करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट से, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट से, एंड मैटर कंसर्न विद और अराइजिंग आउट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट विद देयर एक्ट, इनके लिए ये मैटर डिसाइड करती है। अब जोनल काउंसिल क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती। जोनल काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, क्योंकि एक्ट के द्वारा बनाएगी, ये क्या स्टेचुटरी बॉडी होती है और इसका चेयरमैन कौन होता है, यूनियन होम मिनिस्टर। डन। अब बात करेंगे अपन फेडरल फीचर की एंड यूनिटरी फीचर की। फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स, एक लाइन बोली गई इंडिया के लिए, मैं बता देता हूँ। फीचर्स, इंडिया मॉडल क्या है, फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट। ठीक है। अब फेडरल फीचर क्या है, जैसे डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पेंडेंट जुडिशरी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर,
legislature and written and rigid constitution। ये क्या अपने फेडरल फीचर्स। नेक्स्ट है यूनिटरी। यूनिटरी कौन सी है? स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया अपना, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर अपॉइंटमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन हो गई, सिंगल सिटीजनशिप हो गई, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई, एंड पार्लियामेंट्री पावर ज़्यादा होती है स्टेट असेंबली से। फेडरलिज्म पढ़ते तो इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है, कंपिटेटिव होता है, एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म होता है, एंड फिजिकल फेडरलिज्म होता है। फिजिकल में फाइनेंस कमीशन आ गया अपना। कोऑपरेटिव में जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन काउंसिल होगी, जीएसटी काउंसिल होगी, नीति आयोग हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल होगी। कंपिटेटिव में स्टेट रैंकिंग होगी आपस में, इन्वेस्टर समिट हो गई। अब एक एसआर बुआई केस आया था 1994 में, बुआई केस इन 1994 में। वो क्या बोलता है कि फेडरलिज्म क्या है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और ये बोलता है कि ये भी बोलता है आर्टिकल 365 के जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, अंडर जुडिशियल रिव्यू। ये अपना क्या होता है, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर भी कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन की। अपन ने सेंटर स्टेट रिलेशन को चार में डिवाइड कर दिया। लेजिस्लेटिव रिलेशन आर्टिकल 245 से 255, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन 56 से 63, फाइनेंशियल रिलेशन 268 से 293, ट्रेड एंड कॉमर्स 301 से 307। अब पहली बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन की। इसमें ए में देखेंगे अपन टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लॉज, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ लॉज। अब क्या क्या बोला गया है कि इसमें आर्टिकल 245 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है ना, वो पूरे कंट्री में और कई कंट्री के किसी पार्ट के लिए भी लॉ बना सकता है। और जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है या एरियाज है, वहाँ पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। पर जो स्टेट है ना अपना, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे स्टेट में या स्टेट के किसी पार्ट में लॉ बना सकता है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। ये शेड्यूल 7 की बात करें बेसिकली। आर्टिकल 246 में दे रखी है 3 लिस्ट। कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में टोटल 100 मीटर है, 100 मीटर है। स्टेट लिस्ट में टोटल 61 मीटर है। कंकरेंट में टोटल 52 मीटर है। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन लॉ बनेगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट, कंकरेंट में दोनों। अब यूनियन लिस्ट में कौन से मैटर, जैसे अपने डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन, सिटीजनशिप, जो मतलब यूनियन से रिलेटेड है ना, वो सोचो आप। स्टेट में पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर। कंकरेंट में एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, क्रिमिनल लॉज, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये सारे कम्युनल लिस्ट में आते हैं, कंकरेंट में आते हैं। अब आर्टिकल 248 क्या बात करता है, रेजिडुअल मैटर। जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है, वो किसके पास जाएगा? पार्लियामेंट के पास जाएगी अथॉरिटी, वो उस पर लॉ बना सकती है। पर अमेरिका में इसका उल्टा है। अमेरिका में क्या जाएगा, जो रेजिडुअल मैटर है ना, वो स्टेट के पास जाते हैं, स्टेट उनमें लॉ बनाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, साइबर अटैक। पहले नहीं था साइबर अटैक, बाद में हुआ, तो बाद में वो नया मैटर है, तो मतलब रेजिडुअल मैटर तीनों लिस्ट में नहीं था ना वो, तो किसके पास गई? अथॉरिटीज की, सेंटर के पास गई। अब आर्टिकल 254 क्या कहता है, अगर इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कंकरेंट लिस्ट है जिसमें यूनियन भी बना सकता है एंड स्टेट भी बना सकता है लॉ, तो आर्टिकल 254 ये कहता है कि यूनियन लिस्ट क्या करेगी, ओवरराइड करेगी स्टेट लिस्ट को। अब बात करें आर्टिकल 249 की। वो क्या बताता है कि राज्यसभा कुछ स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाती है अगर किन किन मैटर में, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आई। आर्टिकल 249, नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे तब, देन इंटरनेशनल ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करना हो, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगाओ, प्रेसिडेंट रूल,
अगर कोई स्टेट लिस्ट से रिलेटेड प्रोविजन हो, स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन हो। अब बात करते हैं अपन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में। इसमें क्या है कि आर्टिकल 256 क्या कहता है कि स्टेट एक्सरसाइज करेगा पावर विद कंप्लाइंस ऑफ यूनियन। देन आर्टिकल 260, 256 एंड आर्टिकल 257 क्या कहता है कि यूनियन स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि आप इस लोग के साथ ऐसे काम करो। आर्टिकल 258 क्या कहता है, यूनियन क्या कर सकता है, अपने कुछ फंक्शन दे सकता है स्टेट के ऊपर, स्टेट को, या उनके ऊपर कुछ ड्यूटी लगा सकता है कि आप ये हमारा काम करो। एंड आर्टिकल 258 क्या है कि गवर्नर यूनियन को कुछ दे सकता है काम कि सर आप ये प्लीज हमारा ये काम कर दोगे, ठीक है। एंड आर्टिकल 261 जिसके बारे में बात करता है पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग। पब्लिक एक्ट यानी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव लॉज हो गए अपने, रिकॉर्ड्स यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गए, जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी कोर्ट के रिकॉर्ड हो गए। ये क्या है कि पूरे देश में वैलिड होंगे थ्रू आउट इंडिया। आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 डील करता है इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट से। किससे डील करता है, इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट। अब इनको रिजोल्व करने के लिए एक लॉ बनाया गया, इंटर स्टेट व्यूअर वोटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। मतलब इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल डिस्ट्रिब्यूशन के अंदर, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता। एग्जांपल बताऊं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, रावी, ब्यास, ये क्या सभी का इंटर स्टेट वोटर डिस्प्यूट है। अब बात करते हैं आर्टिकल 263 की। आर्टिकल 263 बताता है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में कि प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। ये क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, क्योंकि ये 1990 में इस्टेब्लिश करी गई थी सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर। इसका चेयरमैन कौन होता है, पीएम इसका चेयरमैन होता है। सभी इसके सीएम मेंबर्स होते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, जितने भी अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूटी के वो इसके मेंबर होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, मतलब रिकमेंडेशन, ये एडवाइजरी है तो क्या क्या रिकमेंड करती है, डिस्कसिंग करती है, डिस्प्यूट को डिस्कस करती है, ये पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करती है, और बेटर सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन को कैसे स्मूथन किया जा सकता है इसके बारे में बातचीत करती है। एंड आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विस के बारे में डील करता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अब बात करते हैं अपन फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में। फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में, फाइनेंशियल रिलेशंस में बात करते हैं अपन टैक्सेशन प्रोसेस की। आर्टिकल 265 ये बोलता है कि कोई भी टैक्स स्टेट या सेंटर नहीं ले सकती या नहीं लगा सकती एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत। अब फिर बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस की। आर्टिकल 268 क्या कहता है कि कोई टैक्स लगाएगा तो यूनियन पर कलेक्ट कर लेगा स्टेट, फिर बाद में वो अपने आप कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट। आर्टिकल 269 क्या कहता है, टैक्स कलेक्ट करेगा यूनियन, मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय यूनियन बट लेटर ये अपने आप आपस में बांट लेंगे। आर्टिकल 269A बात करता है जीएसटी काउंसिल की। किसके बारे में बात करता है, जीएसटी काउंसिल की। आर्टिकल 271 बोलता है कि पार्लियामेंट सरचार्ज लगाती है पर वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, एंड स्टेट टैक्सेस तो स्टेट लगाती है। अब बात करते हैं अपन फाइनेंस फाइनेंस कमीशन की। ये आर्टिकल 280 में आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन एवरी 5 ईयर। ये ग्रांट इन एड देती है आर्टिकल 275 के तहत। एंड इसका कंपोजिशन क्या है, चेयरमैन प्लस में 4 अदर मेंबर्स। 15th फाइनेंस कमीशन अभी चल रहा है। 15th फाइनेंस कमीशन कब से कब है, 2021 से 26। इसके चेयरमैन कौन है, अनके सिंह। उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि 41% सेंटर टैक्स है ना वो स्टेट को देगी अपना, मतलब 100 रुपया सेंटर कमा रही है तो टैक्स से वो 41 स्टेट में बांटेगी।
एंड 16th फाइनेंस कमीशन 2026 से 31, 2026 से 31 तक आएगा। इसके चेयरमैन कौन होंगे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अब मैं कुछ बता देता हूँ क्राइटेरिया कि मतलब सेंटर स्टेट को कैसे, किस क्राइटेरिया के बेस पे टैक्स देती है, मतलब किस, मतलब सेंटर जो टैक्स देती है ना स्टेट में, तो वो टैक्स में कौन से क्राइटेरिया कंट्रीब्यूट करते हैं। तो क्राइटेरिया लिखता हूँ यहाँ पे मैं, क्राइटेरिया एंड 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बताया था, कितना परसेंट क्राइटेरिया ये बता रहा है स्टेट टैक्स के लिए। एंड 16 पहले इनकम डिस्टेंस, ये बोलता है 45%, ये बोलता है 42.5%। मतलब जो स्टेट टैक्स आएगा ना, तो उसका एक क्राइटेरिया क्या है? इनकम डिस्टेंस। मान लो स्टेट टैक्स, सेंटर जो स्टेट को टैक्स देती है 100 में से 41%, 41% टैक्स देने का कारण क्या है? उसका एक क्राइटेरिया इनकम डिस्टेंस, वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है 15th फाइनेंस कमीशन के तहत? 45%। एंड 16 इसको घटा के 42.5 कर देती है। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन, 15%, ये इसको बढ़ा के 17.5% कर देती है। फिर बात करते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की, ये इसको 12.5% से कितना कर देती है? 10%। फिर बात करते हैं एरिया, एरिया 15% से 10% कर देती है घटा के। फिर बात करते हैं फॉरेस्ट की, 10%, कुछ नहीं बताते ये भाई साहब। फिर बात करते हैं टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट की, कल एफर्ट्स की, ये 2.5%, ये इसको बढ़ा के 10% कर देते हैं। एंड जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ये कुछ नहीं बताते, ये भी कुछ नहीं बताते। तो ये क्राइटेरिया था। अब बात करते हैं जीएसटी, बता देता हूँ मैं जीएसटी 3 चीज़ों पे बता देता हूँ, पर इकोनॉमी के टॉपिक में बता देता हूँ। रफ डायमंड पे कितनी लगती है? जीएसटी ऑन रफ डायमंड, जीएसटी ऑन पॉलिश डायमंड, डायमंड एंड प्रीशियस मेटल। जीएसटी ऑन रफ डायमंड लगती है 0.25%, जीएसटी ऑन पॉलिश्ड डायमंड लगती है 2.5%, 2.5%, जीएसटी ऑन प्रीशियस मेटल पे लगती है 3%। डन, ये हो गया अपना सेंटर स्टेट रिलेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं बताया, आप ना पढ़ो तो भी चल जाएगा। अब बात करेंगे नेशनल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अपन दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 239 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 239 बोलता है कि जितनी भी यूटी है ना, उसको प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव करेगा, मतलब उसका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट संभालेगा, या अपने बिहार पे किसी को अपॉइंट कर सकता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को। एंड आर्टिकल 239 ए बोलता है कि दिल्ली कैसे अपना नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनता है। तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन बताता है दिल्ली के लिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, दिल्ली। अब दिल्ली में क्या एक असेंबली भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। तो दिल्ली किन किन पेपर लॉ बना सकती है? दिल्ली लॉ बना सकती है स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, पर किन पे नहीं बना सकती? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इन तीनों के ऊपर लॉ नहीं बना सकती। ये अपना क्या हो गया? नेशनल कैपिटल टेरिटरी। अब बात करेंगे अपन स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट, आर्टिकल 371 से 371 की। जी, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये मैंने नहीं बनाई है, किसी किसी ने बनाई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब सीडीएस जनरल ने बनाई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अच्छी लगी तो मैं आपको बता देता हूँ। महागुजराती नागिन, गुजराती नागिन, महागुजराती नागिन आई मणिपुर एंड सिक्किम, सिक्किम में
आराम करने करने गई, आराम गई करने, सॉरी, आराम गई करने। पहले मैं स्टेट बता, जैसे महा मतलब महाराष्ट्र, गुजराती मतलब गुजरात, एन ए मतलब नागालैंड, ए एस मतलब असम, इसका मणिपुर हो ही गया, एंड का मतलब आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, प्रदेश एंड तेलंगाना, सिक्किम हो ही गया, मेन का मतलब मिजोरम, आराम का मतलब अरुणाचल प्रदेश, गई मतलब गोवा, करने मतलब कर्नाटका। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए आर्टिकल 371 डील करता है, 371, आर्टिकल 371 डील करता है महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए, आर्टिकल 370 ए डील करता है नागालैंड के लिए, आर्टिकल 370 बी करता है असम के लिए, आर्टिकल 370 सी करता है मणिपुर के लिए, आर्टिकल 370 डी करता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए, आर्टिकल 370 ई डील करता है आंध्र प्रदेश में यूनिवर्सिटी के लिए, आर्टिकल 370 एफ करता है सिक्किम के लिए, जी करता है मणिपुर के लिए, एच करता है अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई करता है गोवा के लिए, एंड जे करता है कर्नाटका के लिए। ये हो गया अपना स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स। डन। अब अपन बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजंस की ये पार्ट 18 में मेंशन है एंड आर्टिकल 352 से 360 के ऊपर बात करते हैं। तो इमरजेंसी तीन टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहले बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल 352। जो ये अपने इमरजेंसी प्रोविजन है ना, पार्ट 18 में है, आर्टिकल 352 से 360 है। ये अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है एंड वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वाइमर जो कि जर्मनी का है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से अपन ने क्या लिया है कि नेशनल इमरजेंसी या जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं ना ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो अपन ने वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, इसके ग्राउंड क्या है, एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर एंड आर्म्ड रेबेलियन, रेबेलियन। अगर इन दोनों बेसिस पे लगी तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, इसके बेसिस पे लगती है इसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसने क्या कर दिया गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। पहले यहाँ पे क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था आर्म्ड रिबेलियन की जगह। देन एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो इमरजेंसी के लिए क्या, अब इमरजेंसी लगाता कौन है, प्रेसिडेंट लगाता है, तो उसको रिटर्न एडवाइस लेनी होगी कैबिनेट से। ये भी आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया है, रिटर्न एडवाइस लेनी पड़ेगी कैबिनेट से। और ध्यान रखना कैबिनेट पहली बार शब्द यूज किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में अब यूज किया गया। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लेते हैं 1976। ये क्या बोलता है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री में भी लग सकती है और उसके छोटे से पार्ट में भी लग सकती है। इमरजेंसी अप्रूवल, पार्लियामेंट्री इमरजेंसी को कैसे अप्रूव करती है, पहले इमरजेंसी अप्रूवल, जैसे आज मैंने इमरजेंसी लिखाई तो पहले 2 मंथ टाइम था कि 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा, पर इसको घटा के 1 महीना कर दिया। ये भी किसने किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब 1 महीने के अंदर राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। अगर मान लो लोकसभा से मतलब है नहीं, नई लोकसभा आएगी, ठीक है, तो नई लोकसभा आएगी या नया सेशन शुरू होगा तो उसके सेशन के पहले महीने के अंदर ही आपको ये अप्रूवल करना पड़ेगा। एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 क्या ऐड करता है कि अगर 1/10th मेंबर स्पीकर को लिख के दे दे कि अब इमरजेंसी को खत्म कर दो, तो विद इन 40 डेज को स्पीकर के अंदर मीटिंग बुलानी पड़ेगी एंड सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा या राज्यसभा दोनों, या लोकसभा के लिए सिंपल मेजोरिटी से इमरजेंसी को रिवोक कर सकती है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 आता है और वो बोल देता है, क्या बोलता है वो, नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता, जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंदर नेशनल इमरजेंसी नहीं आता, ये बोलता है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। फिर वापस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है एंड ये
इसको रिवोक कर कैंसिल कर देता है, रिपील कर देता है कि ये बात गलत है, नेशनल इमरजेंसी अब जुडिशियल रिव्यू के दायरे के अंदर आएगी। अब बात करते हैं अपन इफेक्ट क्या पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का ऑन फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 358 बोलता है कि जब स्टेट में, जब देश में एक्सटर्नल इमरजेंसी बोल रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। एंड आर्टिकल 359 क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाएगा। पर इसी टाइम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोल देता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होंगे, कभी भी सस्पेंड नहीं होगी। अभी तक 3 टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है। पहली कब लगी थी? 1962 में इंडो चाइना एग्रेशन, दूसरी 1971 में इंडो पाक वॉर, एंड तीसरी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे लगी थी इंटरनल इमरजेंसी 1975। ये अपना नेशनल इमरजेंसी डन। एक मिनट सेव कर लेता हूँ, हो गया। थोड़ी सी टॉपिक रही तो अब बात करते हैं अपन स्टेट इमरजेंसी की। पहली बात तो स्टेट इमरजेंसी के लिए संविधान में इमरजेंसी वर्ड यूज नहीं किया गया, तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं इसको। ग्राउंड क्या है? अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाए तो उस ग्राउंड पे हम लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 356 में मेंशन है। आर्टिकल 356 में क्या कहते हैं कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के कहने पे काम नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल्योर हो जाता है, तो आप स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। एंड आर्टिकल 365 क्या कहता है? अगर मान लो यूनियन को डायरेक्शन देता है, स्टेट नहीं मानता, तो भी यूनियन लगा सकती है। इसके लिए अप्रूवल क्या है पार्लियामेंट का? विदिन 2 मंथ बाई सिंपल मेजोरिटी। स्टेट इमरजेंसी मैक्स टू मैक्स 3 ईयर के लिए लगती है। एंड नेशनल इमरजेंसी अनलिमिटेड टाइम के लिए लग सकती है, पर उसको हर 6 महीने या साल में एक बार अप्रूव करना पड़ता है दोबारा, फिर वो 1 साल लग जाती है। तो स्टेट इमरजेंसी मैक्सिमम में 3 साल के लिए लग सकती है, पर अगर आपको 1 साल से ज़्यादा लगाना है तो दो कंडीशन होनी चाहिए। दो कंडीशन होनी चाहिए, ये भी किसने ऐड किया? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्या बोला है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो कहीं ना कहीं देश में, या उस राज्य में इलेक्शन नहीं हो सकता, तो आप ये कर सकते हो। वरना आपको 6 महीने के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है इमरजेंसी को वापस लाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। इस राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगी है पंजाब। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा बार कब लगी है, किस राज्य में लगी है? मणिपुर। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आर्टिकल 360 में मेंशन है। ग्राउंड क्या है? अगर देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या देश के क्रेडिट को खतरा है, तो आप लगवा सकते हो। इसमें भी पार्लियामेंट को 2 महीने के अंदर अप्रूव करना पड़ता है, और एक बार अप्रूवल हो गया तो ये अनलिमिटेड टाइम तक लगी रहेगी। मतलब ये क्योंकि कभी तक अभी तक लगी नहीं, तो इसके लिए ज़्यादा प्रोविजन नहीं है। ठीक है। एंड इसमें कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल की आपको जरूरत नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, इनके सभी की सैलरी रोक दी जाती है, स्टेट का फंड रोक दिया जाता है। ये इसमें है। अब दो केस पढ़ते हैं, मिनर्वा मिल्स केस। ये बोलता है कि अगर इमरजेंसी लग गई, अगर उसका ग्राउंड मेला फाइड है, तो वो चैलेंज हो सकती है। दूसरा SR बोमाई केस, ये मैं बता चुका हूँ कि जुडिशियल रिव्यू होगा आर्टिकल 365 पे एंड आर्टिकल 356 के लिए। डन। ये अपनी इमरजेंसी कंप्लीट। अब अपन करेंगे आगे प्रियम्बल। अब अपना बचा है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट एंड DPSP। प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट एंड DPSP तो अपन कर चुके हैं। तो प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट दो ही टॉपिक बचे हैं वो अपने। तो नेक्स्ट में 10 मिनट का काम हो रहा है। प्रियम्बल। प्रियम्बल प्रियम्बल क्या है कि फर्स्ट टाइम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है। ये नॉन जस्टिसेबल होता है। एंड प्रियम्बल आज तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसने 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। प्रियम्बल को आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। किसने बोला? बाय एन ए पालकी वाला। किसने बोला? ना, बाय एन ए पालकी वाला। एंड अपन ने लिबर्टी बोरो करी है। लिबर्टी में कौन सी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये अपन ने लिया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड जस्टिस कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस लिया अपन ने रशिया से, मतलब यूएसएसआर से। अब प्रियम्बल के रिगार्डिंग अपन 3 केस पढ़ते हैं। पहला बेरूबरी यूनियन केस, दूसरा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973, बेरूबरी यूनियन केस 1960, एंड लास्ट है LIC ऑफ इंडिया केस, ऑफ इंडिया केस 1995। अब बेरूबरी यूनियन केस क्या बोलता है कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर ये दोनों केस बोलते हैं प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल खत्म। अब अपना लास्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35। ओरिजिनली संविधान में 7 प्रकार की फंडामेंटल राइट थे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, माइनॉरिटी राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। प्रॉपर्टी वाले को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रद्द कर दिया, इसको लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 301 के अंदर। अब अपन ये 6 राइट पढ़ेंगे, ठीक है। ये 6 राइट पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 क्या बताते हैं? स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट में स्टेट कौन से आएंगे, ठीक है। तो इसमें BCCI, NCERT एंड कोर्ट्स, याद रखना ये स्टेट का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 13 बताता है लॉज, कि कौन से लॉ होंगे तो फंडामेंटल राइट को इम्पोज करेंगे, चैलेंज करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट, ये लेजिस्लेचर लॉज है, पार्लियामेंट लॉ है, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ है, ऑर्डिनेंस है, कस्टम्स है, बाई लॉज है, ये सारे लॉ के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 13 बताता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल रिव्यू के बारे में। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये मैं पूरा डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि फंडामेंटल राइट अकेला 6 से 7 घंटे का है टॉपिक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया है USA से। आर्टिकल 15 बोलता है कि स्टेट 5 ग्राउंड के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किसी के साथ भी। कौन से? प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड रेस। आर्टिकल 16 बोलता है कि 7 ग्राउंड पे नहीं कर सकता, 5 तो ये हो गए। छठा कौन सा है? डिसेंट एंड रेजिडेंस। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता इन 7 ग्राउंड में। आर्टिकल 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 बोलता है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल कौन से? जैसे महाराजा धीराज, ये टाइटल्स। पर भारत रत्न होल्डर होना ये टाइटल नहीं है। अपन ने इस ये नहीं लगा सकते अर्जुन सचिन तेंदुलकर भारत रत्न होल्डर है ना, तो वो ये नहीं लगा सकते भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं हो सकता। पर जैसे डॉक्टर है, ये डॉक्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो अकेडमिक टाइटल्स होते हैं ना, इनको रद्द नहीं किया गया। आर्टिकल 19 बोलता है 6 फ्रीडम राइट्स के बारे में बोलता है, जैसे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली बनाना, एसोसिएशन बनाना, देश में कहीं भी जाओ, देश में कहीं भी मूवमेंट करना, कहीं भी डिसाइड करना परमानेंट, एंड कोई भी प्रोफेशन चुनना। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कौन से?
नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियो पार्टी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नेशन आर्टिकल 21 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देश के अंदर कहीं भी गुम आता है आर्टिकल 19 में, अगर आपको विदेश जाना है तो आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 21 ए बी एड हुआ है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आपको पढ़ाना है फ्री, एंड ये कहाँ से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लिया आया है। आर्टिकल 22 बोलता है प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन लेबर एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 क्या बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक यानी प्रोस्टिट्यूशन और बेकारी के बारे में बोलता है। आर्टिकल 24 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब 14 साल से नीचे आप किसी भी चिल्ड्रन को कहीं भी काम नहीं लगा सकते आजादी से एक्टिविटीज वगैरह पे, पर वो घर पे काम कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम मतलब एम्प्लॉयमेंट किया लगाया गया उसको। आर्टिकल 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप अपने रिलीजन को कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको प्रोपेगेट कर सकते हो। ठीक है। आर्टिकल 26 बताता है आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हो। आर्टिकल 27 बोलता है कि आप जो रिलीजन है ना वो टैक्सेशन से फ्री है। आर्टिकल 28 बोलता है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड भी कर सकते हो। आर्टिकल 19 क्या बोलता है प्रोटेक्शन बोलता है माइनॉरिटीज राइट के लिए। माइनॉरिटीज कौन सी है, दो प्रकार की, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। आर्टिकल 19 मेजोरिटी के लिए भी है ना, हम माइनॉरिटी पर, ये मेजोरिटी के लिए है, पर आर्टिकल 30 पूरा माइनॉरिटी के लिए क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है। ठीक है। अब आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर आपके आर्टिकल्स को कोई हानि पहुंचाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो उसके लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपको 5 सीट दी गई है, 1 2 3 4 एंड 5। पहला हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव दी बॉडी ऑफ। आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए बस। ये अगेंस्ट किसके अगेंस्ट इशू किया जा सकता है, पर्सन के अगेंस्ट एंड स्टेट के अगेंस्ट। सेकंड है मैंडमस, इसका मतलब वी कमांड, ये अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट के, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट मैंडमस नहीं इशू किया जाता। थर्ड अपना प्रोहिबिशन, ये इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। ये मतलब लगभग जो हायर कोर्ट होते हैं ना वो लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू करते हैं। नेक्स्ट है सर्शोरारी, इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इशू किया जाता है अगेंस्ट जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। लास्ट है quo warranto, इसका मतलब होता है वाई वट अथॉरिटी ऑफ, वाई बाय बट अथॉरिटी और वारंट। ये इशू किया जाता है स्टेट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अगेंस्ट। आर्टिकल 33 बोलता है आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट, मतलब आर्म्ड फोर्सेस वाले जो भी होते हैं उनके फंडामेंटल राइट अगर चैलेंज होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। मार्शल लॉ क्या होता है, कहीं भी देश में मिलिट्री रूल रखना, वहाँ पे कानून फिर गवर्नमेंट रूल खत्म हो जाते हैं, मिलिट्री के रूल चलते हैं। आर्टिकल 35 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट के लिए उनको लागू करने के लिए कोई भी लॉज बना सकती है। तो चलिए दोस्तों अपनी वन शॉट पॉलिटी कंप्लीट, पार्ट 1 कंप्लीट, पार्ट 2 अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि पार्ट 2 मैंने कल बनाया था पर उसमें इंटरप्शन हो गई, करप्ट हो गई थी फाइल, इसलिए मैंने आज वापस बनाया है। एंड एक मेरा साथी आपको 2 या 3 दिनों में एक शॉर्ट्स डालेगा और फर्दर नेक्स्ट सितंबर के CDS NDA एंड CAPF के बारे में कि हम कैसे GS कवर करेंगे या क्या करवाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप ये शॉर्ट्स ये वन शॉट जरूर देखना, फीडबैक भी डालना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों।